शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई है। दिल्ली धमाकों के बाद अलर्ट से जुड़ी है ये अहम खबर। दिल्ली पुलिस को एक और कार की तलाश है। लाल इको स्पोर्ट्स कार की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें इस कार की तलाश में जुटी हुई हैं। संदिग्धों के पास है ये कार, ऐसा कहा जा रहा है। i20 के अलावा एक लाल इको स्पोर्ट्स कार भी थी। इस कार को लेकर यूपी, हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट भेजा गया है। तो ये एक नई जानकारी सामने आई है। लाल इको स्पोर्ट कार को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस कार का भी दूसरा मालिक उमर ही है। जिस i20 कार में धमाका हुआ था उसका भी मालिक उमर था और इस लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का मालिक भी उमर ही है। पुलिस जांच कर रही है कि ये वही उमर है या फिर कोई और। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी कार डीलर्स और वर्कशॉप से भी इस कार को लेकर संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इको स्पोर्ट कार का रंग वर्कशॉप के जरिए बदल ना दिया जाए। सीलमपुर के पते पर यह कार रजिस्टर्ड बताई जा रही है। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार दिल्ली ब्लास्ट केस को ट्रैक कर रहे हैं। जितेंद्र, इस लाल कार के बारे में क्या जानकारी सामने आई है, क्योंकि इसे लेकर जगह जगह अलर्ट कर दिया गया है और माना यह जा रहा है कि जल्द इस कार की बरामदगी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसी दिन हरियाणा पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक अलर्ट भेजा गया था, जिसमें इस रेड कलर की कोई स्पोर्ट कार के बारे में जानकारी दी गई थी और ये भी बोला गया था कि इसके अंदर विस्फोटक और कुछ आतंकी मौजूद हो सकते हैं। और साथ ही इसकी लोकेशन लाल किले के आसपास बताई गई थी। लाल किले के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सभी को पूरे तरीके से खंगाला गया, लेकिन उस i20 कार के साथ ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार नहीं दिखाई दी कहीं भी और अब तक ना ही ये बरामद हुई है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जब ट्रैक किया गया तो पता चला कि जो RTO है वो इसका रजौरी गार्डन है, जहां से ये कार रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जिस पते पर ली गई है वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके का एक पता है, लेकिन जब पुलिस उस सीलमपुर के पते पर पहुंची तो पता लगा उन्हें ना तो उमर के बारे में जानकारी है जिसके नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है और ना ही इस लाल रंग की इको स्पोर्ट कार के बारे में कोई जानकारी है। तो सीधा कनेक्शन उस पते का इस गाड़ी से नहीं निकला, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद उमर ने ये कार एक फर्जी पते के आधार पर बनवाए गए डॉक्यूमेंट के जरिए ली थी, जिसके बाद अब लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही जितनी भी सर्विस सेंटर है सबको इस बारे में इत्तला किया गया है कि अगर कहीं भी ये लाल रंग की कोई स्पोर्ट कार आती है दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी दें। जी, लेकिन अभी तक और क्या डिटेल्स पता चली है इस इको स्पोर्ट्स कार के बारे में? ये कितनी बार खरीदी गई, कितनी बार बेची गई? क्योंकि i20 कार जिसको लेकर ये जानकारी सामने आई कि धमाके में इस्तेमाल हुआ था, उसे कई बार खरीदा गया, कई बार बेचा गया। क्या इसी तरह का एक पैटर्न जो है वो इको स्पोर्ट्स को लेकर भी जितेंद्र दिख रहा है? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी तक इस बारे में कोई जानकारी हालांकि हासिल नहीं हो पाई कि कितनी बार ये खरीदी गई, कितनी बार बेची गई, लेकिन इतना जरूर है कि कार जो है उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है और मोहम्मद उमर ने इस गाड़ी को भी फर्जी पते यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खरीदा था। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था? क्या इस कार के अंदर भी विस्फोटक मौजूद है? ये एक बड़ा चिंता का विषय फिलहाल तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बना हुआ है और इसीलिए कई टीमें दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस की इस गाड़ी को ट्रैक कर रही है, तलाश कर रही है और इस गाड़ी के बारे में जितने भी दिल्ली NCR के इलाके हैं हर जगह हर पुलिस स्टेशन को इत्तला कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द इस गाड़ी की रिकवरी की जा सके और जानने की कोशिश ये भी है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट से इस गाड़ी का कनेक्शन था या नहीं। जी बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और मुमकिन है जिस तेजी से साथ इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जल्द ही वो मालिक आखिर कौन है जिसके नाम पर ये इको स्पोर्ट्स कार है, इसके बारे में जल्द खुलासा हो जाएगा। शुक्रिया आपका। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो OLX के जरिए खरीदी गई थी और ये कार आमिर राशिद के नाम से खरीदी गई, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कार खरीदने के लिए OLX के जरिए फरीदाबाद के इसी रॉयल कार जोन से संपर्क किया गया था। इसके बाद आमिर राशिद ने ये कार खरीदी। कार खरीदने के लिए आमिर के ही डॉक्यूमेंट्स लगे थे। आमिर राशिद पुलवामा का रहने वाला है। उसने रॉयल कार जोन से 29 अक्टूबर को कार खरीदी थी। कार खरीदने के लिए 2 लोग आए थे, लेकिन दूसरा शख्स कौन था उसकी जानकारी अभी नहीं लग सकी है। रॉयल कार जोन में अमित पटेल के अन्य साथी सोनू ने कार उन्हें हैंडओवर की थी। ये कार हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले सलमान के नाम पर रजिस्टर थी। सलमान ने स्पिनी को बेची। स्पिनी ने JK मोटर्स
मोटर्स के देवेंद्र को बेची। इसके बाद जेके मोटर्स से कमीशन पर रॉयल कार जोन के जरिए आमिर राशिद को बेची गई। बताया जा रहा है कि i20 कार की कीमत 2 लाख के अंदर थी और इसका पूरा पेमेंट कैश में किया गया। इसके बाद कार को फरीदाबाद में ही अल फलाह मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां वो 12 दिनों तक पार्क रही। यही वो जगह थी जहां से इस साजिश की डोरें बुनी जा रही थी। इसके बाद डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को ये कार निकाली थी और फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची। इसके बाद करीब 11 घंटे तक दिल्ली के कई इलाकों में कार देखी गई और शाम को लाल किला के पास इसी कार में ब्लास्ट हुआ। दिल्ली धमाके में शामिल उमर और तारिक का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो फरीदाबाद में रॉयल कार जोन के पास का है। सुरक्षा एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी के इस वीडियो में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक युवक के पीठ पर बैग है। ये वीडियो फरीदाबाद में रॉयल कार जोन के ठीक बगल वाले पेट्रोल पंप के पास का है। रॉयल कार जोन से ही दिल्ली के धमाके वाली i20 कार खरीदी गई थी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिख रहे ये युवक उमर और तारिक ही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इनकी पहचान के लिए चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। ये लोग बिना किसी भय के आराम से पेट्रोल पंप के पास जाते हुए दिख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनके ब्लास्ट में मारे जाने या जिंदा होने हर पहलू की जांच कर रही हैं। इससे पहले आए वीडियो में कार भी दिख रही है। जब वो पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच के लिए पहुंची थी, उस समय कार में 3 लोग मौजूद थे। उसी दिन यानी 29 अक्टूबर को ही ये कार खरीदी गई थी और PUC सर्टिफिकेट भी अपडेट कराया गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि यही लोग ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीमें इन युवकों की पहचान में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और दिल्ली में धमाके में इस्तेमाल की गई कार का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो भी लाल किले के पास की पार्किंग का है। डॉक्टर उमर इस कार को चलाता नजर आ रहा है। जैश का आतंकी और लाल किले के पास कार ब्लास्ट में मारा गया डॉक्टर उमर 10 तारीख को सफेद रंग की i20 कार में बैठा हुआ है। ड्राइविंग की सीट पर है। कार लाल किले के पास की पार्किंग में नजर आई। दोपहर 3:19 पर यह कार लाल किले पार्किंग में पहुंची। सीसीटीवी में इसका टाइम भी साफ नजर आ रहा है। लाल किले के पास पार्किंग में कार लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही। उमर इसी कार में करीब 3 घंटे तक बैठा रहा। इसके बाद शाम 6:22 पर यह कार पार्किंग जोन से निकलकर लाल किले की ओर जाती दिखी। कार पार्किंग के समय के 3 घंटे और विस्फोट से पहले के ये 30 मिनट का समय पुलिस की जांच का मुख्य पहलू है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस दौरान उमर ने क्या किया, क्या उसने किसी से बात की और उसे किसी ने आगे का क्या कोई निर्देश दिया था। इस कार की पार्किंग जोन से निकलने के आधे घंटे बाद ही इसमें जोरदार विस्फोट हुआ और कई लोगों की मौत हो गई। विस्फोट से गाड़ी के कई टुकड़े हो गए। शवों के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। आसपास की इमारतों और मेट्रो स्टेशन की खिड़कियां टूट गई। पुलिस अब कार की कड़ियों को जोड़कर धमाके से जुड़े लोगों की पहचान में जुटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से लौटते ही LNJP हॉस्पिटल पहुंचे और दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी आज दोपहर LNJP हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से मिले। पीएम मोदी ने उनका हालचाल जाना, उन्हें सांत्वना दी और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों को लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, LNJP हॉस्पिटल जाकर दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। LNJP हॉस्पिटल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल के नियमित कामों को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। सूत्रों के मुताबिक उनके सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को विशेष हिदायत दी गई थी कि हॉस्पिटल का नियमित कार्य यथावत चलते रहना चाहिए। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में पहुंचे तब और बाद में जब वो घायलों से मिल रहे थे, तब भी आम लोगों का आना जाना चालू रखा गया था। अस्पताल में काम करने वाले सामान्य स्टाफ, मरीजों और उनके सहायकों को बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के आने जाने दिया गया। उस इलाके में कहीं रूट नहीं लगाई गई थी और कहीं कोई रूट डाइवर्जन नहीं किया गया। और आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ। अब दिल्ली धमाकों का तुर्की कनेक्शन सामने आया। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां अब तुर्की लिंक की जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट से पता चला है कि उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद तुर्की की यात्रा की थी। जांच में रेड फोर्ट क्षेत्र के मोबाइल टावर डेटा की भी मैपिंग की गई है। आतंकी डॉक्टर उमर और शकील ने तुर्की की यात्रा की थी। सूत्रों से पता चला है कि दोनों आतंकी तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे। डॉक्टर उमर और शकील के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप भी मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम को शक है जैश के हैंडलर विदेश यात्रा के दौरान फरीदाबाद मॉड्यूल के कुछ सदस्यों से मिले थे।
तुर्की यात्रा को एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा जा रहा है जब आतंकी मॉड्यूल ने आकार लेना शुरू किया था। सूत्रों से पर्दाफाश हुआ है कि तुर्की से लौटने के बाद ही इस टेरर ग्रुप ने पूरे देश में अपनी गतिविधियां बढ़ाई। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में जॉब करने लगा, जबकि डॉक्टर आदिल को सहारनपुर में तैनात किया गया। अन्य सदस्यों को भर्ती और रसद संभालने के लिए विभिन्न राज्यों में डिप्लॉय किया गया था। 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद भी खतरा टला नहीं है। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। देखिए पूरी खबर। फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की तफ्तीश में कई परतें खुल रही हैं। फरीदाबाद में बारूद का गोदाम कैसे बन गया? 2900 किलो विस्फोटक कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? साजिश के पीछे क्या मकसद था? अब ये सब सवाल पीछे छूट चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 300 किलो विस्फोटक कहां है? आतंकियों का गोदाम किस लोकेशन पर है? दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत अब तक की तलाशी में करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। हालांकि अभी भी 300 किलो विस्फोटक बरामद होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश और नेपाल के रूट से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था। 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से बरामद हो गया, लेकिन बाकी 300 किलो विस्फोटक कहां छिपा है? इसी एंगल से पूरे देश में रेड हो रही है। ये विस्फोटक किसने छिपाया, कहां छिपाया, ये सवाल भी अभी बाकी है। सूत्रों ने बताया कि ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत आया था। आतंकियों ने इस अमोनिया नाइट्रेट को किसी फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी किया था। भारत में कुल 3200 किलो विस्फोटक की खेप आई थी, जिसमें 300 किलो अभी बरामद होना बाकी है। और गिरफ्तार आतंकियों के टेरर मॉड्यूल में यूपी के कई मंदिर भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि आतंकियों ने अयोध्या से लेकर वाराणसी तक हमलों का प्लान तैयार किया था। देश में तबाही मचाने की तैयारी थी। वाराणसी और अयोध्या को दहलाने का प्लान था। आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल से अब बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूपी के धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर थे। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के कई मंदिर थे। आतंकी अयोध्या और वाराणसी में धमाका करना चाहते थे। अयोध्या के लिए स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया था। डॉक्टर शाहीन इस स्लीपर सेल को गाइड कर रही थी। इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स भी इसके निशाने पर थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये साजिश जनवरी 2025 से चली आ रही थी। यह आतंकी मॉड्यूल कई महीनों से मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस टेरर मॉड्यूल ने करीब 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी। यानी देश भर में 200 से ज्यादा आतंकी हमले करने का खौफनाक प्लान था। इन धमाकों को एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल ठिकानों पर किया जाना था। तो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश रची गई थी। 50 के आसपास लोग। और दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए राज सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर को शोपियां के रहने वाले मौलवी इरफान ने कट्टरपंथ की शिक्षा दी। टीवी 9 संवाददाता महराज अहमद मौलवी इरफान के घर पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। जो मौलवी इरफान श्रीनगर में एक मस्जिद में इमामत करते थे, वो इस घर के निवासी है। आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं, ये इरफान का घर है। और बता दें आपको कि अभी जो खुलासे हो रहे हैं वो इस कदर चौंका देने वाले हैं कि उन खुलासों ने कहीं ना कहीं इस परिवार को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि जो मौलवी इरफान है वो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टरों को जो है कट्टरपंथ की ओर ले जाने में जो है काफ़ी भूमिका निभा रहे थे। और कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर इरफान जो है, वो जो इरफान है वो डॉक्टरों को जो है उन्होंने ही एक नेटवर्क ऐसा बनाया जिसमें अभी तक अगर हम कहें कई डॉक्टर्स को जो है वो पकड़ा गया है। और एक बड़ा रैकेट जो था कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस रैकेट के ज़रिए से, जिस मॉड्यूल के ज़रिए से जो है विस्फोट किए गए, अगर हम लाल किले की बात करें तो वो सब पूरा जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं एक अधिक सुई पर डॉक्टर उमर के बाद जो टिक रहा है वो मौलवी इरफान पर टिक रहा है। और उस बीच हमारे संवाददाता महराज ने मौलवी इरफान के परिजनों से भी बात की। उन्होंने क्या कहा देखिए। इरफान को कितने दिन पहले जो है पुलिस ने यहाँ से जो है ले लिया था? यानी 18 अक्टूबर उसको ले गए यहाँ से रात के 9:15 बजे। और फिर उसके बाद किसी और घर के मेंबर को पुलिस ने हिरासत में लिया? नहीं, उसके बाद किसी को नहीं। कुछ मोबाइल फ़ोन्स की बात आ रही है। मोबाइल फ़ोन्स जो है इरफान के पास से बरामद किए गए हैं। क्या कुछ मोबाइल या लैपटॉप कुछ यहाँ से ले गए हैं पुलिस? हाँ, लैपटॉप। कितने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप थे? उसका सब के फ़ोन लिए, लेकिन उस टाइम लिया बीवी का फ़ोन और उसका फ़ोन।
हाँ, तो इरफान कब से श्रीनगर में मस्जिद में इमामत करता था? 7 साल से। आप क्या लगते हैं इरफान के? चाचा। आप चाचा है उनके। तो क्या लग रहा है कि इरफान किस तरीके का इंसान था? क्या वो दूसरी क्लास में पढ़ते थे, बाकी दरसगाह में पढ़ते थे, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। ना डॉक्टर के पास था, वो बोलता है। तो जहनियत कैसी थी? जहनियत खाली दरसगाह पढ़ती थी, खाली दरसगाह पढ़ाई। कभी पथराव वथरा में कोई पथरा वथरा में नहीं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की टीम जांच के लिए आज अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके की जांच का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि स्पेशल सेल के अधिकारी जो हैं वो आपको तस्वीर में नजर आएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की टीम जो है वो भी यहाँ पे पहुँची हुई है, यानी कि दिल्ली पुलिस की टीम, हरियाणा पुलिस की टीम जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई है और जगह जगह पर जो है जाँच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले स्पेशल सेल की टीम ने गेट के ऊपर जो रजिस्टर था उसकी जांच पड़ताल की और उसके बाद अब आगे की तरफ आपको टीम जाती हुई नजर आ रही होगी। तकरीबन 7 से 8 जो यहाँ पे जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसी तरह से लगातार जांच एजेंसियों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि कल भी यहाँ पर हरियाणा पुलिस की टीम पहुंची थी, यहाँ पर बाकायदा जाँच पड़ताल की गई थी, कई रूमों को चेक किया गया था। इसके अलावा बाकायदा लेबोरेटरी में भी जाकर पुलिस ने जांच पड़ताल की थी। तो लगातार जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बात करें या फिर हरियाणा पुलिस की बात करें, वो यूनिवर्सिटी में आ रही है। और दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुरू कर दी है। इसके लिए एनआईए की टीम लाल किले के पास धमाके वाली जगह पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने एनआईए को बीती रात केस से जुड़े सभी दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी सौंप दी। एनआईए ने दस्तावेज लेने के बाद जांच भी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने धमाके वाली जगह पहुंचकर पड़ताल की। एनआईए के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। बम ब्लास्ट की जांच के लिए एक स्पेशल जांच टीम का गठन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस जांच का नेतृत्व एनआईए के एडीजी विजय सखारे करेंगे। उनके नेतृत्व में बनी टीम में कुल 10 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसमें 1 आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। टीम का उद्देश्य धमाके के पीछे की साजिश, नेटवर्क और मॉड्यूल का पता लगाना है। एनआईए की टीम आज जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की केस डायरी और इनपुट्स अपने कब्जे में लेगी। माना जा रहा है कि इन्हीं जानकारियों के आधार पर जांच की दिशा तय की जाएगी। इससे पहले दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए और आईबी चीफ के साथ बैठक की। मीटिंग में धमाके से जुड़ी शुरुआती जानकारी, संभावित मॉड्यूल और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय पर चर्चा की गई। दिल्ली में धमाकों के बाद से ही देश भर में हाई अलर्ट घोषित है। पुलिस सतर्क है और कई जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है। कई शहरों में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने गश्त बढ़ा रखी है। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और सारी सूचनाओं पे सारी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया से, चाहे न्यूज़ से या कोई इन्फॉर्मर है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उसका एनालिसिस किया जा रहा है, साथ ही व्यापक रूप से चेकिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में हर जिले में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जलगांव और भुसावल रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे पुलिस और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन की डॉग स्पॉट्स की मदद से जांच की जा रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैग की भी जांच की जा रही है। राजस्थान में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी की ओर से सभी पुलिस अधीक्षक और उपायुक्तों को निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कमांडर सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। घटना से गुस्साए लोगों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी हुई। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और हाफिज सईद का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपने देखा है कि पाकिस्तान की नापाक और कायराना हरकतों का दायरा बढ़ा है। दिल्ली ब्लास्ट को एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर
ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आतंकवाद और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए। दिल्ली बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस का एक्शन जारी है। जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठाणे के मुंब्रा से एक शिक्षक इब्राहिम आबिदी को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने सुबह ठाणे के मुंब्रा में इब्राहिम आबिदी के घर पर रेड की थी। कार्रवाई के दौरान उसके घर से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की अन्य सामग्री जब्त की गई। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आतंकवादी नेटवर्क से किसी भी तरह के संबंध का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच की जा रही है। एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली। 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ दिन पहले पुणे से एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार इंजीनियर और इब्राहिम आबिदी के बीच संबंध को लेकर एटीएस ने टीचर के घर पर रेड की। कुर्ला में इब्राहिम आबिदी का यहाँ पर एक मकान है। इब्राहिम आबिदी के एक मकान मुंब्रा कौसा में भी एटीएस की टीम गई थी और एटीएस की टीम यहाँ भी आई थी। बीती रात यहाँ भी छानबीन की गई है। ये पूरा जो मामला है वो पुणे के एक जुबेर हंगेरवाला के कनेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। और पश्चिम बंगाल में 20,000 जिलेटिन छड़ें बरामद होने से हड़कंप मच गया। बीरभूम में एक कार से जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। पूरी खबर देखिए। क्या दिल्ली की तरह बंगाल को भी दहलाने की साजिश थी? इस बारूदी खेप का मकसद क्या था? बीरभूम से 20,000 जिलेटिन छड़ों के पीछे क्या साजिश थी? इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है और क्या आतंकी दिल्ली की तरह ही बंगाल को भी दहलाने की साजिश रच रहे थे? तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बताया कि 50 बैग में भरी 20,000 जिलेटिन छड़ों को एक पिकअप वैन से जब्त किया गया। ये वैन पड़ोसी राज्य झारखंड के पाकुड़ से बंगाल जा रही थी। बीरभूम में सुल्तानपुर नलहाटी रोड पर पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान इस पिकअप वैन को पकड़ा। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि क्या बंगाल को भी दहलाने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने बताया कि ये जिलेटिन की छड़ें गैर कानूनी तरीके से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने पाकुड़ में इस गाड़ी को बारूदी खेप के साथ पकड़ा। अब जांच एजेंसियां घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। कई एंगल से तफ्तीश जारी है। कहीं बीरभूम में पकड़ी गई गाड़ी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं है। बिहार चुनाव के नतीजों के इंतजार लगातार बरकरार है, तो वहीं जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के पटना वाले घर पर जश्न की तैयारियां भी हो रही हैं। यहां 3 पंडाल बनाए जा रहे हैं, तो 50,000 से ज्यादा लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। आकाश वत्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अनंत सिंह के आवास पर तैयारियां शुरू हो गई है और एक ये बड़ा हिस्सा है जिस हिस्से में पंडाल लगाया जा रहा है। इस तरफ भी तैयारी चल रही है, इस तरफ भी तैयारी चल रही है और देख सकते हैं कि एक साथ इस पंडाल में हजारों लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं। इसकी व्यवस्था की गई है। दरी भी बिछाई जा रही है, कुर्सी लाए गए हैं, कुर्सी रखी गई है, टेबल हैं और बहुत तैयारी जोर शोर से चल रही है। चूँकि 14 तारीख को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी तो अनंत सिंह, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग, सबको लग रहा है कि इस बार उनकी जीत जो है वो मोकामा विधानसभा से फिर से तय है और इसी विश्वास के साथ वो लोग यहाँ पर तैयारी शुरू किए हुए हैं और लगातार तैयारियाँ चल रही है। जो लोग आ रहे हैं उनके खाने पीने रहने सब की व्यवस्था की गई है। ये जो आप एक बड़ा सा पंडाल देख रहे हैं इसे लेकर कहा जा रहा है कि हजारों लोग उस दिन यहाँ आएंगे। लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो लोग यहाँ आएँ और आकर के जो उनकी जीत होगी उस जीत में वो शामिल हों। और अनंत सिंह के घर कई तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं। 2 लाख पीस रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं जिससे आने वालों का मुंह भी मीठा कराया जाएगा। देखिए संवाददाता आकाश वत्स की एक और रिपोर्ट। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है, जहां अभी से मिठाइयां बननी शुरू हो गई है। आइए देखिए कि किस तरीके से यहां अभी से ही लोग काम पर लग गए हैं। मिठाइयां बनाई जा रही है और मिठाइयों के साथ साथ कई तरह के व्यंजन अभी से बनने शुरू हो गए हैं। ये आप देखिए रसगुल्ला तैयार कर रहे हैं आप लोग। हाँ। यहाँ रसगुल्ला बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए इधर
आपको दूध दिखेगा। कितना बन रहा है? 2 लाख। 2 लाख रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ एक साथ आपको कितने चूल्हे दिखेंगे और हर चूल्हे पर अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ मनीष हैं। बताइए मनीष जी, कितने लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही है? अनंत में जितने लोग आ सकते हैं, अनंत दरबार खुला है। नहीं, लोग गिनती मिठाइयों खिलाने में, खानों खिलाने में गिनती होता है। राजस्थान में जैसलमेर के रेगिस्तान में तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। सैन्य अभ्यास का नाम ऑपरेशन त्रिशूल है। इस अभ्यास के दौरान सेना का सबसे अहम हिस्सा T-90 टैंक ने भी अपनी ताकत दिखाई। सैन्य अभ्यास क्षेत्र से संवाददाता अंजू निर्माण की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जमीन पर दुश्मन के खिलाफ अगर युद्ध जीतना हो तो ये टैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि 3 दिन तक चला, उसमें अगर ये टैंक उतर जाते तो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कब्जा भारत कर लेता। अभी हम यहाँ पर इस टैंक पर चढ़ के दिखाते हैं आपको और ये किस तरीके से चलता है। ये T-90 टैंक भारत का सबसे जरूरी, भारतीय सेना का सबसे जरूरी हथियार है। इस वक्त भारतीय सेना के पास करीब 1200 T-90 टैंक हैं और अभी इनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी जो अभी तक हॉर्स पावर थी इसके इंजन की, वो करीब 1000 हॉर्स पावर थी और इसे अपग्रेड करके करीब 1350 हॉर्स पावर किया गया। तो लगातार इनको अपग्रेड किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और अगर टैंक की अगर हम बात करें तो टैंक की सबसे जरूरी चीज होती है उसकी मोबिलिटी, उसकी स्पीड और उसकी फायर। तीनों को बैलेंस रखना होता है। अगर तीनों में से एक का भी बैलेंस बिगड़ गया तो टैंक का जो ऑपरेशन है वो कमजोर हो जाता है। तो ये तीनों का समीकरण एकदम सटीक बैठाया जाता है और तब एक टैंक जो है वो दुश्मन पर सटीक वार करता है। और वॉर जोन में नई चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए T-90 टैंक में काफी बदलाव किए गए हैं। ड्रोन अटैक से बचाव के लिए इस पर केज भी लगाया गया है। T-90 टैंक से हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट देखिए। टैंक में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन वॉर हुआ, कामाकाजी ड्रोन की एक्टिविटी देखी पूरी दुनिया ने और ऑपरेशन सिंदूर में भी कामाकाजी ड्रोन देखा। तो ऐसे में T-90 टैंक को और मजबूत करने के लिए ये केज का एक्सटेंशन लगाया गया। ये केज जो आप हमारे ऊपर देख रहे हैं, इस पे केज इसलिए लगाया जाता है ताकि टैंक को बचाया जा सके किसी भी एरियल अटैक से। कामाकाजी ड्रोन क्योंकि ऊपर से अटैक करते हैं और जो टैंक का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो ऐसे में कामाकाजी ड्रोन से बचाने के लिए इन केजेस को लगाया गया है और एक कवर अप करने की कोशिश की गई है। T-90 टैंक को और उसकी क्षमताओं को बढ़ाया लगातार जा रहा है। ये गन्स जो है ये बेहद मजबूत है। सर ये कितने mm गन है? 12.9 mm गन है और ये 125 mm गन है। तो इस तरीके से ये टैंक्स जो होता है 3 क्रू के साथ चलता है। एक तरफ कमांडर होता है, एक तरफ गनर होता है और नीचे ड्राइवर होता है। सेना देश की सुरक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रही है। मरु ज्वाला सैन्य अभ्यास के दौरान AN-32 एयरक्राफ्ट से सैकड़ों पैराट्रूपर्स को सफलतापूर्वक ड्रॉप किया गया। जैसलमेर के रेगिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं आसमान की वो तैयारी जो कि हमारे पैराट्रूपर्स करके दिखा रहे हैं। AN-32 एयरक्राफ्ट से पैराट्रूपर्स ड्रॉप हो रहे हैं और करीब 400 पैराट्रूपर्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। एक्सरसाइज के दौरान ये पैराट्रूपर्स भारत की सीमा के अंदर ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन जंग के मैदान में ये पैराट्रूपर्स जो है दुश्मन के इलाकों में इसी तरीके से ड्रॉप होते हैं और अपने पूरे मिशन को अंजाम देते हैं। इस दौरान ये अपने साथ जो GPD बॉक्सेस होते हैं, G-पैड बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस को भी कैरी करते हैं। उन बॉक्सेस के अंदर एमिनेशंस हो सकता है, किसी भी तरह का हथियार हो सकता है, व्हीकल ड्रॉप भी हो सकता है या किसी भी तरह का रसद हो सकता है। तो इस तरह से पूरी तैयारी होती है और दुश्मन के इलाके में हमारे पैराट्रूपर्स उतरते हैं और अपने पूरे मिशन को अंजाम देते हैं। अपने आप में ये बेहद रोमांचक होता है लेकिन बेहद खतरनाक भी। लेकिन हमारे इन जवानों की ट्रेनिंग, सालों की ट्रेनिंग के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर धर्मेंद्र को घर लाया गया है। परिवार ने अब घर पर उनका इलाज कराने का फैसला लिया है।
धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब तबीयत में सुधार होने के साथ ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो घर पहुंच गए हैं। तबीयत में सुधार होने के बाद उनके परिवार ने घर पर इलाज कराने का फैसला लिया है। अब घर पर ही उनका इलाज होगा। ब्रीच कैंडी में धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर समदानी ने मीडिया से बात की। बताया कि धर्मेंद्र को सुबह करीब 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनका इलाज घर पर ही होगा। श्री धर्मेंद्र जी आज सुबह 7:30 बजे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट और रिकवरी घर पे जारी रहेगा। धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके परिवार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की। हम मीडिया और आम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे कोई भी अटकलबाजी ना करे और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। हम उनके जल्द स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। प्लीज उनका सम्मान करें क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। धर्मेंद्र बीते 12 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। अब घर पर ही उनका इलाज किया जाएगा। घर के बाहर उनके फैंस का तांता लगा हुआ है। वो धर्मेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अपने हाथों में पोस्टर लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वापस से लोगों के बीच जो है वो आए। और इसी वजह से लोग सुबह से आए हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू। भाई साहब कहाँ से आए आप? कुर्ला से। ये देवल जी के बारे में कब पता चला? ये एक हफ्ते से न्यूज़ चल रहा है, सोशल मीडिया में हम लोग हैंडल करते हैं ना, इंस्टाग्राम वगैरह, तो न्यूज़ ऐसा पढ़ के आ गए यहाँ पर। तो हॉस्पिटल में तो वहाँ पर जहाँ रिक्शा ऑटो रिक्शा जाती नहीं है, हम रिक्शा चलाते हैं, तो मतलब घर पे आ गए तो शायद मुलाकात हो जाएगी और वो मिलने का मौका मिलेगा। उनको प्रे कर रहे हैं हम लोग। कौन से गाने अच्छे लगते हैं आप लोगों को? 7 अजूबा इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। ओ ये धर्म जी ने गिफ्ट में दिया है। इनका आपको दिया है? हाँ, ऑटोग्राफ है। ये घड़ी 2 ही है सिर्फ पूरे इंडिया में। और सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। मेक इन इंडिया, ECMS, PLI जैसी स्कीम्स इसमें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक PCB की मैन्युफैक्चरिंग में लगातार तेजी आ रही है और 5 साल में ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की जरूरत पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। नीतिगत सुधार और घरेलू मांग ने भारत के PCB सेक्टर को बूस्ट दिया है। EV व्हीकल समेत दूसरे सेक्टर में PCB की मांग बढ़ने से घरेलू इंडस्ट्री को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फीडबैक एडवाइजरी रिपोर्ट के मुताबिक 2029-2030 तक घरेलू PCB मैन्युफैक्चरिंग $14 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2033 तक 15% CAGR यानी चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ इसके $24.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने $150 बिलियन का लक्ष्य तय किया है। 2024-2025 में भारत ने $4.2 बिलियन की कुल मांग का 88% यानी $3.7 बिलियन का PCB आयात किया। भारत में PCB उत्पादन केवल $600 मिलियन का है, लेकिन पिछले 3 साल में PCB सेक्टर ने 27.3% की CAGR दर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 10 से 12 बड़े PCB प्लांट शुरू करने की जरूरत है, जिससे 20,000 प्रत्यक्ष और 75,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। थाईलैंड PCB के नए हब के तौर पर उभर रहा है। अमरावती में शादी के मंच पर दूल्हे पर जानलेवा हमला किया गया। ड्रोन ने 2 किलोमीटर तक पीछा कर हमलावर को पकड़ा। तस्वीरें शादी समारोह की है। दुल्हा स्टेज पर दुल्हन का इंतजार कर रहा था, तभी हमलावर आया और चाकू से दूल्हे पर वार कर दिया। इस घटना को रिकॉर्ड करने वाला ड्रोन कैमरा हमलावर का 2 किलोमीटर तक पीछा करता रहा। पुलिस ने वीडियो फुटेज जब्त कर लिया है और अब अभियुक्त की तलाश जारी है। यह हमला डीजे पर हुई धक्का मुक्की के बाद हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई इस वारदात की एक तस्वीर हैरान कर देने वाली है। इस वीडियो को देखिए। मंच पर बैठे दूल्हे पर चाकू से हमला किया गया। दूल्हा जहां दुल्हन के साथ 7 फेरों की तैयारी में था, वहीं एक तीसरा शख्स स्टेज पर पहुंचा और देखते ही देखते वार पर वार करने लगा। इस दौरान पूरी घटना का वीडियो वहां लगे ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ड्रोन कैमरे ने न सिर्फ हमला रिकॉर्ड किया, बल्कि हमलावरों का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा भी किया। घटना अमरावती के बदनेरा रोड के साहिल लॉन में हुई। यहाँ 22 साल के सुजल राम समुद्र की शादी चल रही थी। अभियुक्त की पहचान राधो जितेंद्र बख्शी के रूप में हुई है। उसने स्टेज पर पहुंचकर दूल्हे पर तेज धार चाकू से 3 वार किए। इससे दूल्हे की जांघ और घुटने में गंभीर जख्म हुए।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक तेंदुए ने पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उसके बाद उसने होटल के कर्मचारी पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। तेंदुआ कोल्हापुर के नगला पार्क इलाके के रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद पुलिस वाले डंडा और रॉड लेकर उसे पकड़ने पहुंचे। इस दौरान तेंदुआ आक्रामक हो गया और उसने रेस्क्यू टीम पर हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले की तस्वीर देखिए। तेंदुए के हमले से पुलिसकर्मी जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद पुलिस वाला तेंदुए से बचने की कोशिश करता दिख रहा है। पुलिस वाले पर हमले के बाद तेंदुआ एक ड्रेनेज में छिप गया। रेस्क्यू टीमें की मुश्किलें बढ़ गईं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना के बाद वन विभाग की मौके पर पहुंची टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए को पकड़ने का वीडियो देखिए। काफी मशक्कत के बाद जब तेंदुआ दिखा तो 7 से 8 पुलिस वालों ने उसके ऊपर पहले नेट डाला, उसको काबू करने की कोशिश की। वीडियो में देखिए, नेट में फंसने के बाद काफी देर तक उसमें निकलने की जोर लगाता रहा तेंदुआ, लेकिन पुलिस वालों ने उसको काबू में लिया। फिर उसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को वहां से ले गई। राजस्थान के जोधपुर में सुनी गई धमाके की आवाज से रहस्य उठ गया है। फाइटर जेट की सुपरसोनिक उड़ान से सोनिक बूम बना, उसके बाद कंपन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो एक होटल का बताया जा रहा है, जहां शुरू में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है कि लोग सहम जाते हैं। आवाज इतनी ज्यादा थी कि होटल के दरवाजे हिल जाते हैं। जांच में पता चला है कि ये कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि फाइटर जेट की आवाज से कंपन हुआ था, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी कंपन से हिल गईं। धमाके की आवाज के बाद पुलिस कंट्रोल रूम के लोगों ने लगातार फोन करके जानकारी ली तो पता चला कि एयरफोर्स के 3 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। कंपन को लेकर वायुसेना ने कहा कि ये कोई विस्फोट या भूकंप नहीं था, बल्कि जोधपुर एयरबेस से एक फाइटर जेट ने ट्रेनिंग मिशन के तहत सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरी थी। इस दौरान विमान ने ध्वनि की गति को पार कर लिया, जिससे हवा में शॉक वेव्स पैदा हुई और जमीन पर धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। वायुसेना ने नागरिकों से शांत रहने की अपील की, क्योंकि ये उनकी सामान्य प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। जोधपुर में वायुसेना का बड़ा बेस होने के कारण ऐसी घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं। और अजमेर में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे के बाद कार सवार अभियुक्त फरार हो गया। गली में तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचाया। बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। आमने सामने की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे का यह हैरान करने वाला वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। इस तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। सड़क हादसे की इन तस्वीरों को देखिए। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जो अजमेर के राती डांग कॉलोनी इलाके से गुजर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार अचानक सामने से आई और बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। इसके बाद दोनों बाइक सवार युवक हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरानी की बात तो ये रही कि कार सवार बिना रुके मौके से फरार हो गया। अब हिट एंड रन के इस केस में पुलिस तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार सवार की तलाश की जा रही है। इस रूट पर पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, तो गाड़ी का नंबर भी ट्रेस किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द अभियुक्त पर शिकंजा कस दिया जाएगा।